ऑल ऑफ यू नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान के जो अध्याय 5वीं के बाद हमने इसका फर्स्ट भाग पढ़ लिया था, कवक क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आज आगे पढ़ते हैं। कवक की संरचना, कवक का जनन, कवक में पोषण। कवक की जो कायिक संरचना होती है, देखिए कवक की कायिक संरचना एक कोशीय और तंतुमय। तंतुमय को दो भागों में बांटा जाता है, आपका पटरहित और पटिक। पटयुक्त 3 भागों में रहता है, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय। अब कायिक संरचना के बारे में देखिए। एक कोशीय कायिक संरचना क्या होती है। कवकों का शरीर अत्यंत सरल एवं सुगमता होता है। सरल कायिक संरचना होती है जिसमें सत एवं तना एवं पत्तियों का विभेदन नहीं पाया जाता है। ना तो इसमें तना पाया जाता है, ना पत्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम सुकाएं भी कहते हैं। जब इसमें तना पत्तियां कुछ नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें सुकाएं कहा जाता है। कवकों में है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक कोशीय। कुछ कवकों का सुकाय केवल एक कोश की होता है, यानी उनका पूरा शरीर एक कोशीय। हम एक कोशीय के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, यानी जिनके कोश का सारी कोश, पूरा शरीर ही एक ही कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिका कहा जाता है। वैसे जीव रहते हैं हजारों कोशिकाओं के बने होते हैं, पर जो कुछ सूक्ष्म भी ऐसे ही कवक में कुछ कवक भी एक कोशिकीय होते हैं, तो ऐसी सुकायों को एक कोशिकीय कहा जाता है। कुछ कवकों को सुकाएं केवल एक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आपकी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है अथवा सैकरोमाइजिस। इन एक कोशिकीय कवकों का पूरा सुकाय जनन के समय जनन संरचनाओं में परिवर्तन हो जाता है। यानी ईस्ट हुआ आपका या आपका सैकोमाइजिस, ये जो कवक हैं ईस्ट या सैकोमाइजिस, ये दोनों प्रकार के कवक एक कोशिकीय होते हैं और जनन के समय यह पूरी संपूर्ण एक कोशिका इसमें भाग लेती है। और अर्थात ऐसे कवकों में कायिक अवस्था एवं जनन अवस्था के एक साथ नहीं पाई जाती। इनमें कायिक अवस्था और जनन अवस्था दोनों ऐसे एक कोशिकीय कवकों में कायिक संरचना और जनन अवस्था एक साथ नहीं होती है। इस प्रकार के सुकाव को पूर्णकालिक कहते हैं, जबकि अधिकांश कवकों में जनन के समय सुकाय का कुछ अंश या भाग जनन संरचना के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि शेष भाग कायिक अवस्था में बना रहता है। यानी जो कायिक कुछ विशेष भाग जनन अवस्था में भाग लेता है, बाकी जो शरीर है वो कायिक यानी वृद्धि अवस्था में रहता है अपना। पर जो आपकी एक कोशीय कोशिकाएं होती हैं उनका संपूर्ण शरीर या तो कायिक संरचना में रहेगा या जनन अवस्था में, एक समय में दोनों अवस्थाओं में नहीं रहेगा। अनेक कवकों में जलीय बीजाणु अंकुरण करके मूलभास या तंत्र बनाते हैं, और अनेक कवक क्या रहते हैं, ये क्या करते हैं, अंकुरण के समय जो मूल तंत्र बनाते हैं जिस पर एक जनन इकाई अथवा बीजाणुधानी लगे होते हैं। बीजाणुधानी यानी हम देख सकते हैं जिस प्रकार किसी बीज के अंकुरित होने के लिए उनमें अंकुर निकलता है, उसी प्रकार जो कवक होते हैं अंकुरण के समय जो उनमें अंकुरण होता है उन पर बीजाणुधानी लगे रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजाणुधानी ऐसे सुकाएं या मोनोसेट्रिक कहते हैं, यह 2 प्रकार के हो सकते हैं। जब सुकाएं परपोषी कोशिकाओं के अंदर होता है तब इसे हम जीवांतरवर्षी, यानी जब सुकाएं परपोषी शरीर के अंदर होता है तब उन्हें हम जीवांतरवर्षी कहते हैं, तथा जब सुकाएं परपोषी कोशिका के बाहर होता है तो उसे अधिजीवासी कहते हैं। कुछ कवकों में विकसित मूलभास तंत्र पाए जाते हैं, जैसे राइजोमाइसेलियम कहते हैं। इस प्रकार अनेक जनन इकाइयों अथवा बीजाणुधानी लगे होते हैं, और कुछ में राइजोमाइसेलियम कहा जाता है जिन पर दोनों प्रकार के जीवाणुधानी लगे रहते हैं। अब देखिए इनके हम दूसरा है इसमें तंतुमय। ये है एक कोशीय तंतुमय। देखिए अधिकांश कवकों में कवक का सुकाय पतले पतले धागे जैसी संरचना बना लेते हैं, या धागे जैसी संरचना को तंतुमय संरचना कहा जाता है। और इसके बारे में यह एक
कवक जाल का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घरों में बरसात के समय में जो पुरानी ब्रेड होती है या लेदर होता है पुराना, उस पर जो फफूंद लग जाती है वह एक जाले के समान रचना बनाती है, जिसमें तंतु आप देख सकते हैं जाले के समान, उसमें छोटे छोटे तंतु होते हैं। तो यह तंतु एक जाले या कवक जाल का निर्माण करते हैं। यह भाग फिर दो भागों में रहता है, आपका तंतुमय, आपका पट रहित और पटयुक्त। देखिए जो पट रहित होता है, इस प्रकार के कवक तंतु में अनुप्रस्थ भित्तियां अथवा पटों का अभाव होता है, अर्थात कवक तंतु कोशिका में विभाजित नहीं होते हैं। यानी जो पट रहित होते हैं, इनमें जो कवक तंतु होते हैं वो कोशिका में विभाजित यानी जनन अवस्था में विभाजित नहीं होते हैं। कोशिकीय द्रव्य के समान रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के बहुकेंद्रीय कवक जाल संरचना को सकोशीय अवस्था कहते हैं और ऐसे कवकों को सकोशीय अवस्था कहा जाता है। जैसे म्यूकर, राइजोपस आदि में कवक जाल इस प्रकार के कवक तंतुओं का बना होता है, जिसमें कोशिका, आप इतना ध्यान रखें, पट रहित वह होती हैं जिनमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। कोशिकाओं के जो तंतु होते हैं वह विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी कवक कौन कौन सी हैं? आपके म्यूकर और राइजोपस कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद है आपका पटयुक्त कोशिकाएं। इस प्रकार की कवक तंतुओं में अनुप्रस्थ भित्तियां अथवा पट पाए जाते हैं, यानी इसमें भित्तियां पाई जाती हैं, यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती हैं, जिससे फलस्वरूप कवक तंतु सुस्पष्ट रूप से अनेक कोशिका अथवा खंडों में विभेद हो सकते हैं। यानी पटयुक्त होते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार की पट पाए जाते हैं और पटयुक्त ये क्या होते हैं, आगे चलकर इनके तंतु अनेक खंडों में विभाजित हो सकते हैं। तो ये आपके पटयुक्त हो गए। अब कैसे खंडों में विभाजित हो सकते हैं? एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय। देखिए एक केंद्रीय यानी जब कवक तंतु के प्रत्येक कोशिका में केवल दो केंद्र उपस्थित होते हैं तो कवक तंतु को द्विकेंद्रीय कहा जाता है। देखिए एक केंद्र का, पहले दो केंद्र का समझ लीजिए, फिर एक केंद्र का समझा रहा हूँ। यानी जिस कोशिका में दो केंद्र उपस्थित होते हैं तो उसे द्विकेंद्रीय कवक तंतु कहा जाता है। अब एक का समझ लीजिए। देखिए एक का यानी जब तंतु कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका में केवल एक केंद्र उपस्थित होता है तो ऐसे कवक तंतु को एक केंद्रीय कवक तंतु कहा जाता है। जिसमें सिर्फ एक ही केंद्र उपस्थित हो, एक केंद्रीय कवक तंतु कहा जाता है। बहुकेंद्रीय, जब कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका में दो से अधिक कवक केंद्र पाए जाते हैं या कवक तंतु केंद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम बहुकेंद्रीय कहा जाता है। जो तो आपकी कोशिका की तंतुओं की हमने कायिक संरचना एक कोशिकीय तंतुमय दो भागों में विभक्त होती है। आपके पटयुक्त, पट रहित आपके तीन भागों में रहती है, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय। जो पट रहित होती है उसे के जो कोशिका रहती है उसके तंतु विभक्त नहीं होते हैं, और पटयुक्त में क्या होता है, जो कोशिका के तंतु रहते हैं वह विभक्त होते हैं, एक भाग में, दो भाग में, दो से अधिक भाग में विभक्त होते हैं। इसलिए इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय और द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय। इसके बाद कवकों में पोषण। देखिए कवकों में पोषण किस प्रकार का पाया जाता है? कवकों में देखिए अधिकतर कवकों में पोषण, कवक स्वयं भोजन नहीं निर्माण करती। कारण क्या है? कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकती हैं तो दूसरे जीवों पर कवक निर्भर रहती हैं। इसलिए कवकों को जो पोषण है वह परिजीवी, मृतजीवी और सहजीवी पर निर्भर रहता है। देखिए कवक क्लोरोफिल रहित जीव है, अतः अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकती है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। इस प्रकार के कवकों में परपोषित प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। और इसी आधार पर देखिए परिजीवी, ये कवक अपना भोजन पादपों अथवा जंतुओं के जीवित ऊतकों से प्राप्त करती हैं। यानी परिजीवी पादपों या अन्य जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, ऐसे परिजीवी कहा जाता है। मृतजीवी यानी मृतजीवी वह होती हैं जो आपके वे कवक अपना भोजन मृत पादों अथवा जंतुओं अथवा ऊतकों, यानी वे कवक जो है मृत जीव या पादप
से अपना भोजन प्राप्त करती हैं वह मृतजीवी कहलाती हैं। इसके बाद सहजीवी। सहजीवी वह होते हैं एक कवल दूसरे पादप के साथ साथ उगते हैं और तथा आपस में एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के गठबंधन को सहजीवी कहा जाता है। यानी यह वह कवक होते हैं सहजीवी जो दूसरे पादप के साथ ही अपना पोषण करते हैं और उसको जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे वह प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसके हिस्से का जो पोषक तत्व होते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक दूसरे पर यह निर्भर रहते हैं, इसलिए सहजीवी कहा जाता है। तो ये हमारे कवकों के परिजीवी जो पोषण है, परिजीवी, मृतजीवी, सहजीवी। इसके बाद जनन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जनन, कवकों में जनन 3 विधियों से होता है। पहला है आपका कायिक वर्धी जनन, दूसरा है आपका अलैंगिक और तीसरा है लैंगिक। कायिक वर्धी जनन भी 3 भागों में विभक्त रहता है आपका। पहला आपका खंडन, दूसरा विभाजन, तीसरा मुकुलन। देखिए, जो कायिक वर्धी जनन होता है, कायिक जनन में जो कवक जाल का कोई भी हिस्सा या इसका परिवर्तित रूप जनक शरीर से अलग होकर नए कवक का निर्माण करता है। जो कायिक वर्धी है, यानी कायिक वर्धी की आप परिभाषा दे सकते हैं। कायिक वर्धी जनन किसे कहा जाता है? जब कोई शरीर का हिस्सा अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे कायिक वर्धी जनन कहा जाता है। इसी के आधार पर कायिक वर्धी जनन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला खंडन, इसमें कवक तंतु किसी कारणवश या अधिक खंडों में टूट जाता है। किसी भी कारणवश अधिक खंडों में टूट जाता है और जो प्रत्येक टूटा हुआ जो हिस्सा होता है वह वृद्धि कर कर एक नए कवक का निर्माण करता है। विभाजन, इसमें विविध एक कोशिकीय कवक वृद्धि करते हैं और जो है कोशिका में संकोचन से 2 बार 2 आकार में विभक्त हो जाते हैं या 2 नई संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन संरचनाओं के आधार पर यह 2 से ज़्यादा खंडों का निर्माण करते हैं। विभाजन। मुकुलन क्या होता है? इस विधि में जनन एक कोशिकीय कवकों में पाया जाता है। इस विधि में जनन कोशिकाओं से अतिवृद्धि में जनक कोशिका से एक अतिवृद्धि के रूप में मुकुलन उत्पन्न होता है और मुकुलन जनक कोशिका में से पृथक, यानी हम कह सकते हैं किसी भी, जैसे देखिए आप, मुकुलन होता है कोई कवक का इस प्रकार, तो इसमें उत्पन्न होने वाला यह फिर धीरे धीरे क्या होगा? टूटकर अलग उत्पन्न होगा। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है मुकुलन। पहले वह दूसरे हिस्से पर एक नए हिस्सा का निर्माण होता है, वह हिस्सा धीरे धीरे उससे अलग हो जाता है, यह मुकुलन कहलाता है। आगे आपका है जो जनन के बारे में लैंगिक और अलैंगिक। अभी कायिक जनन के बारे में, लैंगिक अलैंगिक के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इससे संबंधित जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, विद्यालय में आकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे इन्हीं नोट्सों के आधार पर होंगे। धन्यवाद।